लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति के अधिकार करते हुए शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें एक टॉपिक था ये भी कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या क्या होती है, किसमें क्या है? प्रत्येक वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल कितने में? 112 में। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हमारे देश का वित्त मंत्री, कौन? हमारे देश का वित्त मंत्री संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से ही प्रस्तुत करता है। ठीक है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसका विवरण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 117, संविधान के आर्टिकल 117। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत की आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में इसके बारे में बताया गया है। संचित निधि से मतलब है कि आकस्मिक निधि, जो एक ऐसा धन जो आपातकाल में काम आता हो, उस पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। क्या? आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसमें से? संसद की अनुमति के बिना आकस्मिक निधि से कुछ धन आकस्मिक खर्चों के लिए, अगर सरकार पर कोई एकदम सडनली कोई मुसीबत आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसके खर्चों के लिए सरकार को कुछ धन दे सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में नहीं की जा सकती। इसमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी जरूरी है। इसके अतिरिक्त वह वित्त आयोग की अनुशंसाएं संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा। आर्टिकल 281 में इसके बारे में बताया गया है। क्या है कि इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की अनुशंसाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। आर्टिकल 281 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति में क्या गया? प्रत्येक वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। इस आर्टिकल 112 में इसके बारे में बताया गया। इस लाइन का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति के नाम से ही हमारे देश का वित्त मंत्री संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सामने राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत करता है। क्या करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके बारे में किसको बताया गया? आर्टिकल 117। आपको आर्टिकल के बारे में बार बार जब कोई लाइन बोली जाती है तो आर्टिकल का मेरे पर खास ध्यान ही रहता है कि आपको आर्टिकल बताया जाए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि किस आर्टिकल में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई वित्त विधेयक को लोकसभा में पास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 118, 117, 120, 119 इस तरीके से आपको आर्टिकल दे दिए जाएंगे। जब आपको आर्टिकल याद होंगे तभी तो आप लिखेंगे। जरूरी थोड़ी कि लाइन से क्वेश्चन आ जाए, आर्टिकल से भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आकस्मिक निधि पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। आर्टिकल 267 किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का। आकस्मिक निधि से मतलब एक ऐसा फंड जो भारत की इमरजेंसी में काम आए। ठीक है। संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना, लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति के बिना सरकार को कुछ धन आकस्मिक निधि से दे सकता है। राष्ट्रपति की संस्तुति के बिना किसी अनुदान की मांग सदन में नहीं की जा सकती। किसके बिना? राष्ट्रपति के बिना। ठीक है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। आर्टिकल 281 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में
तो जिसमें हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर, किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 134 134 संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 217 के तहत उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति। भारत के संविधान में अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 217 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों के नियुक्ति संबंध में, किसके संबंध में? नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियमों का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय में परामर्श का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। भारत का संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में परामर्श का अधिकार है। अनुच्छेद 72 के तहत, संविधान का अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। क्षमादान करने की शक्ति किस प्रकार है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा परविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगर कोई व्यक्ति जेल में है, बंद है, तो उसकी याचिका अगर राष्ट्रपति के पास जाती है तो उसमें क्या कर सकता है राष्ट्रपति? उसके दंड को क्षमा कर सकता है, परविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। क्षमा पढ़ रहे थे। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, परविलंबन, परिहार तथा विराम, लघुकरण की शक्ति किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। तो इसमें क्षमा क्या होता है? क्षमा में किसी व्यक्ति के दंड या सजा को पूर्ण से माफ कर दिया जाता है। ठीक है, इसको क्षमा कहते हैं। परविलंबन में मृत्युदंड को स्थायी रूप से निलंबित किया जाता है, जिससे वह व्यक्ति अपनी क्षमा की याचना कर सके। परिहार में सजा के रूप को बदला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास हुआ है, तो इसको 1 साल के कठोर कारावास में बदल देने को परिहार कहते हैं। विराम में किसी विशेष स्थिति में उस व्यक्ति की सजा को कम कर देना विराम कहलाता है। किसी विशेष स्थिति में उस व्यक्ति की सजा को कम कर देना, इसको विराम कहते हैं। जैसे कोई गर्भवती महिला है तो उसकी सजा को कम कर दिया जाएगा। ठीक है। लघुकरण में सजा के रूप को बदला जाता है। सजा की प्रवृत्ति को बदलकर, जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास हुआ है, कठोर कारावास की
सजा हुई है, सजा हुई है, तो इसको साधारण कारावास में, साधारण कारावास में बदलने को लघुकरण कहते हैं। तो ये सब शक्तियां किसको प्राप्त है? ये सब शक्तियां, क्षमादान करने की शक्ति किसको है? सब भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, क्षमा में किसी व्यक्ति के दंड को, सजाए को पूर्णतः माफ करना। ठीक है, पर विलंबन में मृत्यु दंड को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है ताकि वह व्यक्ति अपनी क्षमा की याचना कर सके। परिहार में सजा के स्वरूप को बदला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को 2 साल का कठोर कारावास हुआ है तो उसको 1 साल के कठोर कारावास में बदलने को परिहार कहते हैं। विराम, किसी विशेष स्थिति में उस व्यक्ति की सजा को कम करना, जैसे किसी गर्भवती महिला की सजा को कम कर दिया, इसको विराम कहते हैं। लघुकरण, लघुकरण में सजा की प्रवृत्ति को बदला जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा मिली है, उसको साधारण कारावास में बदलने को लघुकरण कहते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति के अधिकार कर्तव्य में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में कौन कौन आता है? भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? रक्षा बलों की नियुक्ति। रक्षा बलों में कौन कौन आते हैं? थल सेना, वायुसेना, नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। रक्षा बलों में थल सेना, वायुसेना, नौसेना सर्वोच्च सेनापति होता है। ये किसमें बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 53(2) में बताया गया है। आपको हर लाइन के बाद आर्टिकल इसलिए लिखता हूं क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किसी देश के साथ युद्ध घोषित होने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति किसको है? भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने या शांति स्थापित करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति वास्तविक नहीं है, अनौपचारिक है, क्योंकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग भारत के मंत्रिमंडल की सलाह के प्रयोग के बिना नहीं कर सकता। इसकी सलाह किसके, कहां पर करेगा? भारत के मंत्रिमंडल में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। कौन? भारत का राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना, वायुसेना के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनयिक शक्तियां। किसकी? राष्ट्रपति की। अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते एवं करार राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते ये संधि, अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते, करार अपने आप नहीं करता, लेकिन किसके अनुसार होते हैं? उनको करने के लिए भारत की संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। क्या करने के लिए? अंतरराष्ट्रीय संधि, समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसमें भारत की संसद की अनुमति अनिवार्य है, अनुमति या सहमति अनिवार्य है। भारत के राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है। दूसरे देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्र को कौन स्वीकार करता है? भारत का राष्ट्रपति स्वीकार करता है। जैसे दूसरे देशों के जो राजदूत हैं या उच्चायुक्त हैं, उनके प्रमाण पत्रों को भारत का राष्ट्रपति ही स्वीकार करता है।